वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कंपैरेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों यहाँ पे मैं आपको फुल टेस्ट 1 का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कांस्टेंट प्रेशर हाइड्रोजन इज हैविंग टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री सेल्सियस टिल व्हाट टेम्परेचर इट इज टू बी कूल्ड so that RMS velocity of its molecule becomes half of the earlier value. So we know that Vrms and Vrms is directly proportional to root under T. So V1 square upon this is V2 square मतलब RMS velocity 1 का स्क्वायर अपॉन RMS velocity 2 का स्क्वायर इक्वल टू T1 अपॉन T2 स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में। सो V अपॉन फाइनल वेलोसिटी V/2 बोला है। सो दिस इज होल स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे सो दिस इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई T। सो अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो T की जो वैल्यू आ जाएगी सो दिस इज कल टू 150 डिग्री 150 कितना हो जाएगा कैल्विन। सो दिस इज कल टू -123 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है यहाँ पे ग्राफ है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। A metallic rod of length L and area of cross section A is made of material Young's modulus Y. If rod is elongated by an amount X and work done is Y, then which one of the following graph is correct? कौन सा ग्राफ यहाँ पे करेक्ट है? So we know that work done is equal to 1/2 YAL into X elongation का स्क्वायर होता है, ठीक है, elongation का स्क्वायर। सो अगर हम इसको लिख लें तो y एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू दिस इज इक्वल टू YAL इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सो YAL एंड 2 आल्सो कांस्टेंट। सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। सो इसका जो ग्राफ होगा सो पैराबोलिक ग्राफ होगा। अब पैराबोलिक ग्राफ जो होगा उसमें कहाँ से स्टार्ट, तो ये तो होगा नहीं, ये भी ग्राफ नहीं होगा, ये नहीं होगा बेटा, तो ग्राफ कौन सा होगा पैराबोलिक ये, और ये जीरो से यहाँ से स्टार्ट होगा। y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे कहा है इन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ फॉर फ्लूइड इज फाउंड इन, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है बेटा वो बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ है। सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है आपसे ए स्मॉल बॉल इज लेफ्ट इन ए विस्कस लिक्विड इन ए टॉल कंटेनर फ्रॉम लार्ज हाइट, करेक्ट ग्राफ ऑफ इट्स स्पीड विथ टाइम इज, ठीक है। अ स्मॉल बॉल है इन ए विस्कस लिक्विड इन ए टॉल कंटेनर फ्रॉम लार्ज हाइट, करेक्ट ग्राफ फॉर स्पीड इज। तो स्पीड जो होता है बेटा वो क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पे हम देखें तो कोई भी बॉल को किसी लिक्विड में अगर हम थ्रो करेंगे फेंक देंगे तो जब टर्मिनल वेलोसिटी वो अटेंड कर लेता है तो उसके पहले आपने बॉल को ऊपर से थ्रो किया था तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और टर्मिनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है। टर्मिनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है। जब नेट फोर्स 0 हो जाता है तो बॉल जो होता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है जिसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो पहले वेलोसिटी ज़्यादा होगी और जैसे जैसे लिक्विड में जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। सो थर्ड पार्ट जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखें तो कहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्ज ऑफ ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल होता है तो टॉर्क इक्वल टू दिस इक्वल टू P इंटू ई, P क्रॉस E होता है बेटा। सो दिस इक्वल टू मैक्सिमम के लिए अगर हम बात करेंगे तो टॉर्क इक्वल टू P इंटू क्या हो जाता है E, टॉर्क इक्वल टू P इंटू दिस इज E। सो डायपोल मोमेंट अगर हम निकाल या डायपोल इक्वल टू कितना होता है Q इंटू D, मतलब Q इंटू दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब सबकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻³ दिस इज न्यूटन मीटर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में असर्शन एंड रीजन है। तो इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर में कि
स्टेटमेंट 1 में फॉर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट P टू Q द नेट वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ कनेक्टिंग पॉइंट P एंड Q। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, और जो कंजर्वेटिव इन नेचर फोर्स होता है उसका वर्क डन जो होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट में स्टेटमेंट 2 द नेट वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए क्लोज लूप इज 0। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Statement 1 is also true and statement 2 is also true. Statement 2 is not the correct explanation of the statement 1. Yes, जो correct explanation नहीं है, but statement 1 statement 2 जो है दोनों क्या है यहाँ पे true है। Now question number 17। अगर question number 17 को हम देखें यहाँ पे, तो question number 17 में कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 17 में 4 कंडेंसर मतलब कैपेसिटर्स आर जॉइंड एज शोन इन द फिगर ज्वाइनिंग फिगर द कैपेसिटी ऑफ ईच इज 8 माइक्रोफैराड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो क्या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो पॉइंट है बेटा इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। सो दिस इज कल टू यहाँ पे हम इसको दिस इज कल टू 8 माइक्रोफैराड ये लिख सकते हैं यहाँ से, और बीच वाला जो होगा बेटा दिस इज आल्सो 8 माइक्रोफैराड, और नीचे वाला जो होगा दिस इज आल्सो 8 माइक्रोफैराड, और ये जो नीचे होगा बेटा दिस इज आल्सो कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड। ये सारे कितने हैं बेटा 8 माइक्रोफैराड, और ये सारे किस में है पैरेलल में, और पैरेलल में हम जानते हैं बेटा कि पैरेलल में जो कैपेसिटर अगर होता है तो ऐड हो जाता है। सो 8 × 4 सो दिस इज कल टू 32 माइक्रोफैराड एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है यहाँ पे in the part of circuit as shown in the figure the ratio of power dissipated in 2 ohm and 12 ohm is 2 ohm और 12 ohm में जो आपका पावर डिसिपेटेड होगा वो कितना होगा। सो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो आपका करंट होता है, करंट जो होता है दिस इज अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 क्या होता है आर होता है। सो व्हाट इज I2, सो I2 की वैल्यू कितनी हो। सो यहाँ से अगर करंट बेटा मान ले जाए यहाँ पे करंट दिस इज I12 है, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा दिस इज I2। सो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। सो व्हाट इज I2, सो I2 इज कल टू 4/4 + 2 इंटू दिस इज कल टू I12। सो दिस इज कल टू I2 एंड I2 इज कल टू कितना हो जाएगा दिस इज कल टू 2/3 इंटू I कितना हो जाएगा दिस इज 12 हो जाएगा। सो नाउ P2 अपॉन दिस इज P12, P2 अपॉन दिस इज P12, सो दिस इज कल टू I2 स्क्वायर, दिस इज कल टू I2 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई दिस इज कल टू I12 स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 12। सो अगर इसको हम सॉल्व करें सो दिस इज कल टू I2 एंड डिवाइडेड बाई दिस इज कल टू I12 का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा दिस इज 1/6 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर इज 2 कितना आ जाएगा 27। दिस इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पे देखें तो फिर से वही इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में ए बैटरी ऑफ 10 EMF 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का आपसे पोटेंशियल यहाँ पे पूछा गया है। सो अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल पूछा गया तो ये 2 है, ये 4 है, 6 है, 12 है। सो यहाँ पे बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये बैलेंस नहीं, अगर हम यहाँ से मान ले जाए एक कनेक्शन अगर होता गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस्ड है, क्योंकि 2/4 इज कल टू जैसे 6/12, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 6 2 जा तो 1/2, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। तो जो बीच में होता है यहाँ पे कोई करंट पास नहीं करता, मतलब ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज कल टू कितना हो जाएगा, जिससे 0 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है वाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर इज। देखो बेटा R इज कल टू कितना होता है ρL/A। सो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करवाने से आपका जो कंडक्टर होता है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि रो इज कल टू m/n/e² इंटू टाउ होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम जो होता है बेटा वो घट जाता है, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है किस में, कंडक्टर में, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है डिक्रीज करता है बेटा, डिक्रीज करता है। सो एक में इंक्रीज करेगा
और एक में डिक्रीज करेगा बेटा। सो 20 जो है क्वेश्चन नंबर 20 उसका थर्ड पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। सेमीकंडक्टर में क्यों डिक्रीज करता है, इसका कारण ये होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलता है, तो करंट का पार्टिसिपेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अगर क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखें तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज इज शोन इन फिगर। द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। इफ नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस, द नल पॉइंट अकर्स एट 64 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर। सो हम लोग जानते हैं बेटा यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू 40/60 इजकल टू आर अपन कितना हो जाएगा एस, लगा दिया हमने व्हीटस्टोन ब्रिज वाला फार्मूला 40/60। सो दिस इज इक्वल टू 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू आर अपन कितना हो जाएगा एस हो जाएगा। सो नेक्स्ट में हो जाएगा 64 दिस इज 36 एंड दिस इज इक्वल टू आर इंटू 12 प्लस एस डिवाइडेड, बोला ना कि 12 को पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू 12s। सो this is equation number 1 and this is equation number 2. So from equation 1 and equation 2, equation 1 equation 2 को अगर हम सॉल्व करें बेटा तो यहाँ पे S इजकल टू कितना आ जाएगा, दिस इजकल टू 20 ओम आ जाएगा एंड रेजिस्टेंस R इजकल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 40/3 ओम हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अगर क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है आपसे द करंट विच कैन प्रोड्यूस वन डिवीजन deflection in galvanometer is called the current which can produce one division deflection in the galvanometer is called, उसको हम बोलते हैं this is known as a figure of merit, this is known as a figure of merit. Now question number 23, question number 23 आपसे कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है द करंट इन ए वायर वेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर आर्क इज एज शोन इन द फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ओ इज। सो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालें यहाँ पे तो जैसे ये वायर में यहाँ से करंट जा रहा है और फिर यहाँ पे सर्कुलर पार्ट है फिर यहाँ पे है, तो इसके कारण और आपसे जो करंट के जो पूछा है आपसे द मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे पूछा है, तो दिस इज़ द ओ पॉइंट, ए पॉइंट ओ है, ठीक है। तो इस वायर के कारण भी यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वायर के कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो जीरो हो जाएगा, और इस वायर के कारण क्योंकि अगर कोई वायर है और उसी लाइन पे वायर के पॉइंट, वायर जो है उसी पॉइंट पे अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। सो इस सर्कुलर पार्ट के कारण यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आएगा और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, दिस वैल्यू इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, दिस इजकल टू बी इजकल टू दिस इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन दिस इजकल टू 4 r इंटू थीटा, और थीटा इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा दिस इजकल टू 2 माइनस दिस इज 2 माइनस दिस इजकल टू π/2, सो दिस इजकल टू 4π/3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4π/3, वैल्यू पुट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बी इजकल टू दिस इज कल टू म्यू नॉट आई अपॉन दिस इज 4 इंटू दिस इज 4π/3, 4 कट गया, सो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन दिस इज कल टू 3r एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स कैरी करंट I1 and I2 with I1 is greater than I2 when the current are in the same direction, the magnetic field at a point midway between the wire is 40 μ2, if the direction I1 is reversed the field becomes 60 μ2। अच्छा, दो वायर है बेटा, दिस इज इक्वल टू I1 एंड दिस इज इक्वल टू I2, अगर सेम डायरेक्शन में अगर करंट है व्हेन द करंट आर इन द सेम डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 40 म्यू टेस्ला होता है। सो सेम डायरेक्शन में अगर होगा बेटा तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट दोनों कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट ओ पे, सो B1 एंड माइनस B2 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना गिवन है 40 माइक्रो टेस्ला, एंड सो अगर वैल्यू हम पुट करें दोनों का तो दिस इज कल्ड म्यू नॉट I1 अपॉन दिस इज कल्ड 2πd माइनस म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2πd एंड दिस इज कल्ड 40 कितना हो जाएगा माइक्रो टेस्ला। सबकी वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो अच्छा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन दिस इज कल टू 2πd और यहाँ पे I1 माइनस I2 एंड दिस इज कल टू 40 माइक्रो टेस्ला आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
अगर दोनों वायर में जो करंट है अगर दोनों अपोजिट हो जाएगा तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे आप, सो वो कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। सो दिस इज कल टू यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन दिस इज कल टू 2 पाई डी इंटू दिस इज I1 प्लस I2 दिस इज कल टू 60 माइक्रो टेस्ला। सो यहाँ से हो जाएगा बेटा दिस इज I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2, सो दिस इज कल टू 40 अपॉन 60, सो दिस इज कल टू 2 अपॉन 3। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो सॉल्व करने के बाद दिस इज कल टू I1 अपॉन I2 दिस इज कल टू 5 अपॉन 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। Next is question number 25. Consider the following two statements regarding moving coil galvanometer. Increasing the current sensitivity of the moving coil galvanometer necessarily increase the voltage sensitivity. To convert a moving coil galvanometer to a voltmeter, a small resistance is connected in series. तो टू कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल galvanometer इनटू वोल्टमीटर या स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये जो बेटा है कि स्मॉल रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड इन सीरीज जो है आपका, ये आपका गलत है और फर्स्ट वाला भी जो गलत है बेटा, सो नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट, दोनों रॉन्ग है बेटा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यहाँ पे कि द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल पैक्ड कॉइल ऑफ 400 टर्न्स इज 8 माइक्रोहर्ट्ज, ठीक है, 8 मिली हेनरी, सॉरी 8 मिली हेनरी। ए करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर इज पास थ्रू इट, द मैग्नेटिक फ्लक्स पर सेंटीमीटर इज, हम जानते हैं बेटा n इंटू 5 दिस इज कल टू L इंटू आई, सो दिस इज 5 इज कल टू दिस इज L आई अपॉन n। सबकी जब वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो यहाँ पे दिस इज कल टू म्यू नॉट अपॉन दिस इज 4 पाई वेबर आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को अगर हम देखें यहाँ पे तो कह रहा है सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड एन एम्पिडेंस ऑफ 15 ओम, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, हम जानते हैं बेटा cos फाई इज पावर फैक्टर एंड पावर फैक्टर इज कल टू R अपॉन जेड, सो दिस इज कल टू R अपॉन जेड अगर हम करेंगे यहाँ पे तो दिस इज कल टू हो जाएगा आपका R इज कल टू हो गया 12 एंड डिवाइडेड बाई 15, सो cos फाई इज कल टू हो जाएगा बेटा 0. कितना 8, सो 0.8 इज द करेक्ट आंसर, 0.8 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। अगर क्वेश्चन नंबर 28 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है यहाँ पे द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट गिवन बाई I इज कल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3। सबसे पहले बेटा इसको एक फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा, ठीक है, और एक फॉर्म में जब हम इसको लाएंगे तो I जो रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, सो बेटा I इज कल टू 4 आपको गिवन है यहाँ पे 4 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3, 4 को कॉमन ले लिया, साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला यूज कर दिया, सो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, सो दिस इज कल टू यहाँ पे आ गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 इंटू कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, सो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, सो फाइनल इक्वेशन बन गया I इज कल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, सो दिस इज द पीक वैल्यू, सो पीक वैल्यू इज कल टू कितना हो जाएगा 4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास म्यू इज कल टू 1.5 हैविंग फोकल लेंथ f इज कल टू 15 सेंटीमीटर इज डिप्ड कंप्लीटली इन वाटर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन वाटर बिकम्स। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आपसे जो कहा है हमारे पास जो फार्मूला होता है बेटा f वाटर अपॉन f एयर, सो फोकल लेंथ ऑफ वाटर अपॉन फोकल लेंथ ऑफ एयर एंड सो दिस इज कल टू हो जाएगा म्यू, दिस इज कल टू ए एल म्यू ए एल माइनस, या फिर ऐसे लिख लें इसको, दिस इज कल टू म्यू दिस इज ए एल माइनस 1 अपॉन म्यू दिस इज कल टू वाटर एल माइनस कितना हो जाएगा 1। सबकी जब वैल्यू पुट करोगे बेटा तो फोकल लेंथ जो वाटर में आएगा तुम्हारा यहाँ पे दिस इज कल टू 60 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 30 में है यहाँ पे कि लाइट मेक्स T1 टाइम टू ट्रेवल डिस्टेंस A इन द मीडियम 1 एंड टेक T2 टू ट्रेवल डिस्टेंस B इन मीडियम 2, द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इज, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल की बात उसने यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी स्पीड निकल जाएगा बेटा, सो मीडियम 1 में स्पीड हो जाएगा दिस इज v1 एंड v1 इज कल टू हो जाएगा दिस इज कल टू a अपॉन t1, मीडियम 2 जो है बेटा उसमें वेलोसिटी हो जाएगा v2, सो दिस इज b अपॉन कितना हो जाएगा t2। सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, सो दिस इज कल टू साइन c एंड साइन c इज कल टू दिस इज v2 अपॉन v1, सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा b t2 सॉरी b t1
बी टी वन अपॉन ए कितना हो जाएगा टी टू। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो सी इजकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स दिस इज बी टी वन अपॉन दिस इज इजकल टू ए टी टू। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है आपसे कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन ए टू यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर 400 नैनोमीटर एंड 500 नैनोमीटर इफ द फ्रिंज विड्थ आर इक्वल व्हेन द स्क्रीन आर प्लेस्ड एट 1.2 मीटर एंड 1.6 मीटर रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज। जो रेशियो है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स उसको आपको यहाँ पे निकालना है। सो दिस इज कल टू हम जानते हैं जो स्लिट जो फ्रिंज विड्थ होता है दिस इज बीटा 1 इजकल टू बीटा 2। सो दिस इज लैम्डा दिस इज d1 अपॉन d1 इजकल टू दिस इज लैम्डा 2 दिस इज इक्वल टू d2 अपॉन कितना हो जाएगा दिस इज d2। सो यहाँ से जब सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे सो दिस इज इक्वल टू d1 अपॉन d2 एंड दिस इज d1 अपॉन d2 इजकल टू दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 d1 अपॉन लैम्डा 2 कितना हो जाएगा d2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। अगर क्वेश्चन नंबर 32 को हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है असर्शन रीजन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में अब इसमें असर्शन में बोला है कि द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस इफ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। करेक्ट है बेटा, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। जो एनर्जी अगर कम होगा बेटा तो नहीं फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। न कि रीजन में बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज जीरो इफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। यस, ये भी करेक्ट है बेटा, बोथ ए एंड आर करेक्ट। बट लेकिन जो असर्शन है बेटा उसका रीजन जो है वो करेक्ट ये नहीं है। सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है बेटा, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल लिमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव डिकेज। क्या हुआ है बेटा x, और x कितना है। तो सबसे पहले ये समझना है बेटा यहाँ पे कि मास नंबर जो है बेटा बीटा से चेंज नहीं होता, सिर्फ एटॉमिक नंबर चेंज होता है। सो अगर हम देखें तो 200 से 168 हुआ है, मतलब डिफरेंस कितने का आ गया। सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो गया 12 का डिफरेंस है, मतलब और मास नंबर एक हीलियम में मास नंबर कितना होता है अल्फा में 4। सो दिस इज कल टू 3, मतलब जो आपका अल्फा होगा बेटा 3 अल्फा होगा। अल्फा कितना होगा 3 होगा, नहीं यहाँ पे 168 200 है ना, वो 180 मैंने समझ लिया 200 है। सो 200 है बेटा, तो 200 माइनस 168 200 माइनस 168 अपॉन 4। सो दिस इज कल टू यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2 एंड दिस इज कल टू 32 अपॉन 4। सो दिस इज कल टू 8। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 8 एंड बीटा अगर हम यहाँ से देखें तो 8 तो मतलब 90 में से 8 गया तो कितना बच गया, 90 में से 8 गया तो आपका हो गया नहीं 90 में से अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 2। सो दिस इज कल टू 16 माइनस होना चाहिए, मतलब 90 माइनस 16, तो 90 माइनस 16 कितना हो जाएगा तुम्हारा दिस इज कल टू 74, ठीक है, कितना हो जाएगा 74। तो 74, लेकिन यहाँ पे कितना है 80, मतलब 6 बीटा यहाँ पे होगा बेटा। बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को अगर हम देखें तो 34 में कह रहा है कि ये GE specimen is doped with Al aluminum. The concentration of acceptor atom is 10 to power 21 atom per meter cube. Given that the intrinsic concentration of the electron hole pair is, वो given है आपको, the concentration of electron in the specimen is. So बेटा हमारे पास फार्मूला होता है, so this is equal to Ni स्क्वायर इजकल टू दिस इजकल टू N हम लिख सकते हैं NH इंटू कितना Ne। सो दोनों की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, उसका रूट निकाल दो। सो इसको जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो 10 टू पावर 17 पर मीटर क्यूब आपका आंसर यहाँ पे आएगा। दोनों वैल्यू गिवन है आपको, उसकी वैल्यू रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। ना क्वेश्चन नंबर 35। अगर क्वेश्चन नंबर 35 को हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 35 में है ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल इन फ्री स्पेस इन द x डायरेक्शन at some point and some instant the electric field E has its maximum value of 750 Newton per coulomb in y direction. The wavelength of the wave is. So बेटा क्वेश्चन नंबर 35 में कहा ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज travels in free space in x direction at some point and some instant the electric field E has its maximum value of 750 Newton per coulomb in y direction. The wavelength of the wave is. जो wavelength है बेटा वेव उसका कितना होगा।
सो अगर इसको हम सॉल्व करें बेटा यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी एंड दिस फ्रीक्वेंसी इजकल टू दिस इज सी अपॉन लैम्डा होता है बेटा। सो लैम्डा इजकल टू दिस इजकल टू सी अपॉन कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, अगर वैल्यू आप पुट करेंगे बेटा तो 7.5 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में अब सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ द रॉड एंड रोड इट एज 3.50 सेंटीमीटर, विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट। ठीक है, तो अगर हम देखें इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे, तो जो मेजर करने के लिए जो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जैसे पहले में बोला है कि मीटर स्केल, दूसरे पर देखो मीटर स्केल का तो यूज़ हम नहीं कर सकते, मीटर स्केल का यूज़ तो हम नहीं कर सकते बेटा क्योंकि 3.50 है। ठीक है, मीटर स्केल से हम इस प्रिसीजन तक हम मेजर नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम देखें लिस्ट काउंट अगर हम वर्नियर कैलिपर का निकालें, तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है बेटा 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो उससे हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सो सेकेंड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को अगर हम देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई टावर एट t इक्वल टू 0 आफ्टर 10 सेकेंड अनदर बॉल इज thrown in downward direction from the some point with a speed v. If these two balls meet at t is equal to 15 seconds, then the value of v is, take g is equal to 10 meter per second. So बेटा 15 सेकेंड में डिस्टेंस कवर बाय द फर्स्ट बॉल इन 15 सेकेंड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सो दिस इज यू टी प्लस 1/2 कितना हो जाएगा AT²। सो दिस इज S1, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 1125 मीटर हमारा आंसर यहाँ पे आएगा वैल्यू। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड बॉल इन द 5th सेकेंड इजकल टू 5 सेकेंड में कितना कवर करेगा, फिर से यही फार्मूला लगाएंगे बेटा, तो S2 और वही सब वैल्यू जब हम पुट करेंगे बेटा, तो वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी v इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलेरेशन इजकल टू कितना 5 इंटू 5 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इन दोनों का हमको गिवन है बेटा यहाँ पे कि जो S1 होगा जो S2 होगा दोनों क्या होगा इक्वल, जब यहाँ से दोनों को इक्वेट करेंगे बेटा तो 5 भी प्लस ये हो जाएगा 5, सो दिस इज टू प्लस 125 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1125। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो v की जो वैल्यू है आपका 200 दिस इज मीटर पर सेकेंड आंसर आपका यहाँ पे आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है आपसे, नेक्स्ट पेज में है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ रोटेटिंग डिस्क इज हाफ सच दैट मास रिमेन्स कांस्टेंट इज एंगुलर वेलोसिटी विल बी। हम जानते हैं बेटा अगर टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, सो दिस इज I इंटू ओमेगा इजकल टू कितना हो जाएगा कांस्टेंट। सो अगर I इंटू ओमेगा कांस्टेंट हो गया बेटा, सो दिस इज mr² इंटू ओमेगा, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² इंटू ओमेगा इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कांस्टेंट। सो हम यहाँ से कह सकते हैं ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज √2 टाइम्स द स्पीड एट इट्स मैक्सिमम हाइट, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, सो u इजकल टू कितना हो गया, दिस इजकल टू √2 u इंटू कॉस ऑफ कितना है थीटा। सो u यहाँ से कट गया बेटा, सो व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इजकल टू 1/√2 एंड 1/√2 का मतलब है कि आपका यहाँ पे कॉस 45 डिग्री, सो थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 3 पार्टिकल्स ऑफ ईच ऑफ 0.1 kg स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 0.2 मीटर इज। 3 मास है बेटा, तीनों को इन्फिनिटी से इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका साइड 0.2 मीटर है उसके साइड उसके वर्टिसेस पे लाना है, कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा। सो हम जानते हैं बेटा अगर इन्फिनिटी से एक को हम लाएंगे तो gm²/d हमें वर्क डन करना पड़ता है, सो दिस इज टू 3 को लाएंगे तो 3 इंटू माइनस gm² कितना हो जाएगा d, सब गिवन है बेटा, मास की वैल्यू यहाँ पे 0.1 गिवन है, d डिस्टेंस इसका 0.2 गिवन है दो के बीच का, और g इसका टू बेटा 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। ठीक है, सबकी वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे तो वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर है बेटा -1 इंटू 10⁻11 जूल हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को देखें यहाँ पे तो द सरफेस टेंशन ऑफ ए सोप सोल्यूशन इज दिस, गिवन है बेटा आपको सरफेस टेंशन, द वर्क डन इन ब्लोइंग फॉर्म ऑफ सोप बबल फ्रॉम सरफेस एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। हम जानते हैं बेटा कि जो वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इंटू चेंज सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया उसका होता है इंटू सरफेस टेंशन जो प्रोडक्ट होता है बेटा ये वर्क डन हमें दे। लेकिन यहाँ पे ध्यान हमें रखना है कि जो SI यूनिट का यूज करना, सरफेस टेंशन में यूनिट जो है बेटा SI है, लेकिन जो एरिया है वहाँ पे यूनिट जो है आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरी बात का ध्यान रखना बबल है बेटा, अगर लिक्विड ड्रॉप
ड्रॉप होता तो सरफेस एक ही हम सिर्फ लिखते हैं आउटर सरफेस, इनर सरफेस में लिक्विड होता। लेकिन हम बबल की जब बात करेंगे बेटा तो इनर में भी सरफेस है और आउटर में भी सरफेस है। सो टोटल एरिया जो हो जाएगा बेटा 2 × 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको हम अगर एसआई में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो 80 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया। जब दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 2.4 × 10⁻⁴ जूल आंसर हमारा आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। अगर क्वेश्चन नंबर 42 को हम देखें यहाँ पे तो 42 में कहा है कि ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलम बाई 2 सेंटीमीटर 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इज। हम जानते हैं बेटा वर्क डन इजकल टू क्यू इंटू कितना होता है, वी होता है। सो वी इजकल टू व्हाट इज वी, तो वी इजकल टू यहाँ से हम देखें बेटा तो W अपॉन कितना हो जाएगा क्यू। सो दिस इजकल टू 2/20, सो दिस इजकल टू 0.1 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है बाय मिस्टेक ए स्टूडेंट कनेक्ट्स ए वोल्टमीटर इन सीरीज एंड एमीटर इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, देन क्या होगा बेटा। अगर आप वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दें और एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इसके बाद क्या होगा इसमें, तो जो होगा बेटा दोनों में कोई भी यहाँ पे डैमेज तो नहीं होगा, लेकिन रीडिंग उसमें नहीं दिखाएगा बेटा। नन विल बी डैमेज, कोई डैमेज इसमें होने के सवाल नहीं है, लेकिन रीडिंग बेटा उसमें जो हम जैसे जो करंट मेजर करते हैं तो उसके लिए हम एमीटर को सीरीज में लगाते हैं बेटा, और वोल्ट मीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए हम पैरेलल में लगाते हैं। सो नॉन विल बी डैमेज कोई नहीं होगा बेटा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 में अगर हम बात करें तो एन इलेक्ट्रिक करंट, ये देखो क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है बेटा, एन और यहाँ पे भी देखो आया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है इस टेस्ट 1 में। एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन made of homogeneous and isotropic material. If JA and JB be the current densities and EA and EB be the electric field intensities at A and B respectively, then this is A, this is B, and this is A and this is B. So अगर हम यहाँ पे देखें तो हम जानते हैं बेटा कि J and J is equal to I अपॉन कितना होता है, A होता है। सो हम देखें अगर यहाँ पे तो एरिया ऑफ B, जो एरिया है बेटा, एरिया ऑफ A इज़ लेस देन एरिया ऑफ B। सो एरिया जिसका ज़्यादा होगा बेटा उसका करंट डेंसिटी कम होगा। सो हम यहाँ से कह देंगे कि दिस जे ए इज़ ग्रेटर दैन कितना हो जाएगा बेटा, जे बी होगा। सो अगर जे ए इज़ ग्रेटर दैन जे बी होता है सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बेटा हम जानते हैं जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कितना होता है, ई होता है। सो जिसका इलेक्ट्रिक जो करंट डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा बेटा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। सो दिस इज ई ए इज़ ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। सो क्वेश्चन नंबर 45 को अगर हम देखें यहाँ पे तो कहा है इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻² टेस्ला नॉर्मली इफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड स्पीड इज दिस, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। हम जानते हैं बेटा कि रेडियस आर इज टू दिस इज टू एम बी अपॉन कितना होता है, क्यू बी। सो अगर सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आपका 10⁻6 मीटर हमारा आंसर। सब चीज़ गिवन है आपको, मास गिवन है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो गिवन, मतलब चार्ज अपॉन मास का रेशियो गिवन है आपको 1.76 इंटू 10⁻11। आपको यहाँ पे बेटा स्पीड गिवन है v इजकल टू 1.76 इंटू 10⁻3 आपको स्पीड गिवन है बेटा, ठीक है। तो और मैग्नेटिक फील्ड इजकल टू मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 10⁻² टेस्ला गिवन है। सब वैल्यू पुट करोगे तो रेडियस की वैल्यू इतना मीटर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। अगर क्वेश्चन नंबर 46 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है आपसे what is the value of inductance L for which current is maximum in series LCR circuit of C is equal to कितना and omega is equal to this। सो बेटा ओमेगा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1/√100 कितना होता है, एल सी। वैल्यू पुट करोगे तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 1/ω² इंटू सी। जब वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो दिस इज इक्वल टू 100 इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 72 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्रांसपेरेंट a sphere having refractive index 1.5 and radius 12 cm. Find the location of the final image from the center of the sphere. सो बेटा यहाँ पे देखें तो ये इस तरह का स्फेयर हो गया, इसका आपका सेंटर यहाँ पे O हो गया बेटा, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दिस इज 12 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो 60 सेंटीमीटर पे है। सो यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो गया दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। सो and refractive index is equal to 1.5 given, refractive index is equal to। so first refraction तो एक यहाँ से हो जाएगा, एक रिफ्रैक्शन कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो
तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए 1.5 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 60 इसकल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 12। एंड अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे v इसकल टू कितना आ जाएगा, सो दिस इजकल टू 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन v इसकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 60 एंड माइनस कितना हो जाएगा 24, सो दिस इजकल टू 36 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। सो 1 अपॉन वी माइनस 1.5 अपॉन 36 इसकल टू 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई माइनस 12। सो इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो v इसकल टू कितना आ जाएगा माइनस 12 सेंटीमीटर। सो अगर डिस्टेंस देखें हम, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कितना हो जाएगा, सो दिस इज 12 प्लस 12, सो दिस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 48 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है आपसे यहाँ पे, if the ionization energy of an electron is ground state of hydrogen atom is 13.6 electron volt, then energy of a helium plus ion in the first excited state will be, जो हीलियम है उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो एनर्जी इसका जो हम लोग जानते हैं बेटा माइनस 13.6 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सो दिस इजकल टू जेड इजकल टू हीलियम के लिए जेड इजकल टू 2, एन इजकल टू कितना 2, सो एनर्जी इजकल टू माइनस 13.6 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज 2 स्क्वायर, सो दिस इजकल टू माइनस 13 क्योंकि 2 स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में देखें तो यहाँ पे गेट से सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन जो है गेट से है बेटा। तो ये यहाँ पे इनपुट है, क्या बोल रहा है, द आउटपुट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट सोन इन द इक्वल टू। तो जैसे इसमें आपको अलग अलग देना पड़े, जैसे यहाँ पे 0 दे दिया, यहाँ पे 0 दे दिया, तो यहाँ से 0 जाएगा, यहाँ से 0 जाएगा, तो यहाँ पे y पे क्या आएगा इसको हमें चेक करना है। तो जैसे यहाँ से अगर ये हमारा क्या है, दिस इजकल टू और गेट है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस इजकल टू a प्लस बी बन जाएगा, दिस इजकल टू कितना हो जाएगा a प्लस बी, और ये हमारा जो बन जाएगा बेटा y इजकल टू a, y इजकल टू हमारा यहाँ पर बन जाएगा दिस इजकल टू a इंटू दिस इजकल टू a प्लस क्या बन जाएगा, दिस इज b, a प्लस बी, ऊपर बार नहीं आएगा, यहाँ पे बार नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे a प्लस क्या बन जाएगा, दिस इजकल टू b बन जाएगा। सो a डॉट a प्लस क्या हो जाएगा b। सो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बोला है कि द गेट सोन इज, तो ए होगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें और कर सकते हैं बेटा कि आप वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ से वैल्यू ले लो 0, यहाँ से वैल्यू 0 ले लो, और फिर देखो कि y की वैल्यू क्या आई है। तो अगर ऐसे भी आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि a के बराबर हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को अगर हम देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 50 को देखें हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 50 में है, क्वेश्चन नंबर 50 में है यहाँ पे, about 5% of the power of 100 watt light bulb is converted to a visible radiation. The average intensity of visible radiation at a distance of 1 meter from bulb is. So हमारे पास जो फार्मूला होता है बेटा, तो बच्चे इसका जो फार्मूला होता है दिस इजकल टू आई, और आई इजकल टू जो फार्मूला होता है दिस इजकल टू पी अपॉन 4 पाई कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। नाउ आई इजकल टू यहाँ पे पी, पावर इजकल टू आपको गिवन है कि अबाउट 5% ऑफ द पावर ऑफ 100 वाट। तो अगर हम इसका निकालें 100 वाट का तो 5 आ जाएगा, सो दिस इज़ 5 अपॉन 4 पाई इंटू आर इजकल टू कितना, दिस इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर, सो आई इजकल टू हो जाएगा दिस इज़ 5/4 पाई एंड दिस इज इक्वल टू वाट पर मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 5/4 एंड पाई इजकल टू 3.14, सो दिस इज़ वाट पर कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू आई की वैल्यू यहाँ पे अगर फाइंड करेंगे हम तो 0.4 वाट पर मीटर स्क्वायर हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बेटा सेकेंड पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरह से हमने टोटल जो क्वेश्चन है बेटा हमने सॉल्व यहाँ पे आपको कर दिया।